कहानी के पार्ट 3 को समझने के लिए पहले पार्ट 2 को देखें। डिनर करने के बाद डेविन और गोल्डी सो जाते हैं। सो तो गए थे लेकिन उनकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि आखिर सुबह फैसला किसके हक में आएगा। कहीं मोहित पैसे के दम पर जज को ही अपने पक्ष में ना कर ले। इधर सिंघानिया को भी खबर पहुंच चुकी थी। ये मामला अब कोर्ट में चला गया तो उसने अपने असिस्टेंट को लगा दी और अपनी प्लानिंग पूरी तरह से समझा दी। वहीं दूसरी सुबह 4 बजे ही डेविन उठकर छत पर चला गया। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात को वो भी सोच ही रहा था कि मुझे कोर्ट में क्या बोलना है। तभी गोल्डी आ जाता है और कहता है, क्या कर रहा है डेविन इतनी रात को। तभी डेविन बोला, कुछ नहीं गोल्डी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए ऊपर आ गया। तो गोल्डी कहता है, तू टेंशन मत ले, हमने सारे सबूत वकील साहब को दे दिए हैं और हमने वकील भी टॉप लेवल का चुना है, इसलिए तू मान कर चल, फैसला अपने ही पक्ष में आएगा और कल तक सिंघानिया और उसका बेटा रिमांड के दौरान गिड़गिड़ाते हुए मिलेंगे। अब सुबह के 9 बज चुके थे, इसलिए जयवीर जी, गोल्डी और डेविन कोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि 10 बजे सुनवाई जो होने वाली थी। अब ये तीनों समय से 10 मिनट पहले ही कोर्ट पहुंच चुके थे। सुनवाई भी स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले मोहित के वकील ने खड़े होकर अपना पक्ष जज के सामने रखा। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर मोहित का इसमें कोई दोष नहीं है। पहले भी ये साबित हो चुका है कि मिस रिद्धि का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ मिस्टर मोहित को सिर्फ इसलिए ही बचाया जा रहा है क्योंकि मिस रिद्धि के फैमिली मिस्टर मोहित से कंपनसेशन चाहती है, पर मिस्टर मोहित ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया तो मिस रिद्धि की फैमिली ने इन पर यह घटिया इल्जाम लगा दिया। मिस्टर भाटी ने अपनी बात कही, जो कि मोहित के वकील थे। इधर कर्ण और उधर अपने वकील के कहने का वेट कर रहे थे, पर वो तो चुपचाप ऐसे बैठा था जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। तभी कर्ण बोला, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। कर्ण ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। तभी जज बोले, मिस्टर त्रिपाठी, आपको कुछ कहना है। जज साहब ने मिस्टर त्रिपाठी से कहा तो मिस्टर त्रिपाठी अपनी जगह से उठते हुए बोले, यस माय लॉर्ड। जज साहब ने उन्हें कहने के लिए कहा तो मिस्टर त्रिपाठी ने अपना मुंह खोला। माय लॉर्ड, मुझे बस मिस्टर मोहित से रिक्वेस्ट करनी है कि वो मिस रिद्धि की फैमिली को कंपनसेशन दे दे। मिस्टर त्रिपाठी के इतना कहते ही कर्ण और उधर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कर्ण उसी पल गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप। रुद्र ने भी कर्ण को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे भी इस घटिया वकील पर गुस्सा आ रहा था। तभी कर्ण ने मिस्टर त्रिपाठी को घूरते हुए कहा, मेरी रिद्धि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून हुआ था। हमने सारे सबूत भी आपको दे दिए थे। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ने अपना हथौड़ा पटकते हुए नाराजगी से सबको शांत रहने के लिए कहा। तभी मिस्टर त्रिपाठी बोला, माय लॉर्ड, इनकी तरफ से मैं अदालत से माफी मांगता हूँ। ये मिस रिद्धि के मंगेतर थे और उनकी मौत से इनके दिमाग पर गहरा असर किया है। मिस्टर त्रिपाठी ने जज साहब की तरफ मुड़ते हुए कहा। अब कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान में था। वो एकदम से कूदकर अपने वकील के सामने जा पहुंचा और उसकी गर्दन पकड़ ली। सब शॉक्ड हो गए। कुछ कांस्टेबल्स और रुद्र ने कर्ण को रोका। कर्ण ने खुद को छुड़ाया और सामने टेबल पर मौजूद अपना फोन ले लिया, जो मिस्टर त्रिपाठी ने वहां रखा हुआ था। वहां मौजूद फाइल्स भी कर्ण ने ले ली थी और बोला, ये सारे सबूत है जज साहब, जो साबित करते हैं कि मेरी रिद्धि का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और उसका जिम्मेदार भी यही है। कर्ण ने मोहित की तरफ इशारा किया। जज साहब कर्ण की हरकत से कुछ खास खुश नहीं हुए थे, फिर भी इन्होंने इशारे से अपने बगल में खड़े शख्स से फाइल लेने के लिए कहा। कुछ देर बाद जज ने वो फाइल पूरी पढ़ी और उसके साथ ही उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मिस्टर कर्ण, आपने कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि यहाँ के रूल्स भी तोड़े हैं। इसके लिए आपको पूरे 15 दिन के लिए रिमांड में रखा जाएगा और इस फाइल में कोई सबूत नहीं है, बल्कि वो रिपोर्ट है जिसे ये साबित होता है कि ये कोई मर्डर केस नहीं है बल्कि एक्सीडेंट हुआ है और मोहित सिंघानिया का इसमें कोई दोष नहीं है। वो बेकसूर है, इसलिए वो कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, जज साहब ने गुस्से में कहा। तभी कर्ण बोला, एक मिनट जज साहब। कहते हुए कर्ण ने अपने फोन में कुछ किया, पर उसके फोन में रिद्धि के कॉल की लास्ट रिकॉर्डिंग गायब थी। तभी एक आवाज आई, द कोर्ट इज एग्जर्ट।
जज साहब अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। तभी कर्ण के हाथ से उसका फोन छूट गया। सब धीरे धीरे वहां से चले गए। रुद्र और जयवीर जी कर्ण के पास आए, पर उससे पहले ही कुछ कांस्टेबल और सीनियर ऑफिसर्स वहां आ गए। कांस्टेबल्स ने कर्ण को पकड़ लिया। कर्ण को वो सब अपने साथ कोर्ट से बाहर ले गए। रुद्र और जयवीर जी भी उन्हीं के पीछे पीछे चले गए। कुछ कांस्टेबल कर्ण को बाहर ले आए थे। तभी मोहित बड़ी ही स्माइल किए कर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ कि रिधि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, वो भी मेरे हाथों से। पता है कैसे? कहकर मोहित हंस दिया, पर उसकी हंसी उसके मुंह में ही दब गई। रुद्र ने आगे बढ़कर उसके मुंह में मुक्का जड़ दिया। मोहित की हंसी पल में गायब हो गई। उसने अपनी जलती आंखों से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र भी बेहद ही गुस्से में था। कर्ण भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे मोहित पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मोहित ने भी रुद्र पर हाथ उठा दिया, पर उसी पल जयवीर जी बीच में आ गए और उनके मुंह में जोरदार मुक्का पड़ गया, वो भी मोहित का। जयवीर जी वहीं गिर जाते, पर रुद्र ने उन्हें संभाल लिया। वो जयवीर जी को खड़ा करके मोहित की तरफ बढ़ा ही था, इतने में ही जयवीर जी ने उसे पकड़ लिया और नाव में गर्दन हिला दी। मोहित के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी वहां खड़े ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा। कर्ण उस ऑफिसर को ही घूर रहा था, पर वो जैसे वहां होकर भी नहीं था। तभी एक आवाज आई, ऐसे क्या देख रही हो? अब तो तुम तीनों भी भुगतोगे मेरे बेटे को कोर्ट तक लाने की सजा, क्योंकि कोई ऐसी जेल नहीं बनी जहां सिंघानिया का बेटा जाए। सिंघानिया ने उन सबके सामने आते हुए कहा, और ये 15 दिन तो तुम्हारे लिए बेहद ही खतरनाक रहने वाले हैं। सिंघानिया ने कर्ण की तरफ देखते हुए बड़ी स्माइल के साथ कहा, पर कर्ण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी सिंघानिया को घूर रहा था। इसे हमारे पुराने बंगले ले जाओ और वहीं बांधो, इससे तो अपना हिसाब मेरा बेटा ही लगा लेगा। सिंघानिया ने वहां खड़े मौजूद ऑफिसर से कहा। ऑफिसर ने अपना सिर हिला दिया। तभी रुद्र बोला, ये क्या बकवास है? मेरा दोस्त कहीं नहीं जाएगा। रुद्र ने आगे आकर कहा तो उस ऑफिसर ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, मुझे मेरा काम पता है। अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। जीप में डालो इसे। ऑफिसर ने गुस्से में कांस्टेबल से कर्ण को जीप में डालने को ऑर्डर दिया। जयवीर जी तो चोट आई थी, वो बस वहीं खड़े थे। सब अपनी नम आंखों से देख रहे थे। इन 20 दिनों में क्या से क्या हो गया था। अचानक ही उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और वो वहीं निढाल हो गए। कर्ण को तो लोग वहां से ले गए। रुद्र का ध्यान जयवीर जी की तरफ चला गया। सिंघानिया भी अपने बेटे के साथ वहां से चला गया। वहां बस रह गया तो रुद्र और उसकी बाहों में उसके पापा, जिन्हें कोई होश नहीं था। जयवीर जल्दी से अपने पापा को अपनी बाहों में लिए उठा और तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। रुद्र ने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। टैक्सी तेजी से वहां से निकल गई। अभी कुछ ही मिनट हुए थे टैक्सी को निकले हुए कि उनकी टैक्सी वहां मौजूद ट्रैफिक में फंस गई और अटक गई। रुद्र की सांसें, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। रुद्र ने टैक्सी से बाहर निकलकर देखा तो वहां गाड़ियों का हुजूम निकला हुआ था। रुद्र के चेहरे पर परेशानी झलकने लगे। उसने अब ज्यादा नहीं सोचा और टैक्सी वाले को उसके पैसे देकर उसने अपने पापा को अपने कंधे पर उठा लिया और तेज कदमों से गाड़ियों के बीच से निकलने लगा। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और लोगों की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ ही नहीं रही थी। ना ही कुछ महसूस हो रहा था। उसे उस वक्त महसूस हो रहा था तो सिर्फ अपने पापा की धीमी हुई धड़कनें। रुद्र के पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्र ने अभी ट्रैफिक पार ही किया था कि उसकी नजरें सामने पड़ी, जहां कुछ लोग जानबूझकर उन लोगों को रोक कर खड़े थे। देखने से ही वो सब गुंडे लग रहे थे। पुलिस भी खड़ी थी वहां पर, वो भी पब्लिक को रोके हुए थे। रुद्र ने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ने को हुआ। तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कहाँ? उस आदमी ने रुद्र को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगा, पर वो 2 ही कदम चला था कि उस आदमी ने रुद्र के पैर के आगे अपना पैर कर दिया। रुद्र के कदम तेज थे, इसलिए वो संभल नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। उसके पापा भी उसके कंधे से लुढ़क कर दूसरी तरफ गिर गए। रुद्र फौरन अपने पास गया और उन्हें अपनी बाहों में लेकर देखने लगा। कुछ देर पहले
जो धड़कनें रुद्र को धीमी पड़ती महसूस हो रही थी, वो बंद हो चुकी थी। रुद्र के हाथ अपने पापा के सीने पर जम से गए। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था वहां। उन आदमियों को भी ये महसूस हो चुका था, तो उन्होंने जयवीर जी को उठाना चाहा, पर रुद्र ने उन्हें धकेल दिया और जयवीर जी को खुद में समेटने लगा। उत, उसने इतने कस कर उन्हें पकड़ लिया जैसे कोई उन्हें उससे दूर कर रहा हो। पर सच तो यही था कि वो चाहे कितनी कोशिश कर ले उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो तो पहले ही जा चुके थे। अब रुद्र की आंखें रोना चाहती थी, पर आंसू जैसे आंखों में बर्फ की तरह जम गए थे। पहले अपनी जान से प्यारी बहन और उसके बाद उस पर जान देने वाले पापा, दोनों को ही उसने खो दिया। खो दिया उसने अपना पूरा अस्तित्व ही। तभी कुछ ऑफिसर्स आगे आए और उन्होंने रुद्र और उसके पापा को साइड कर दिया। उनके साइड होते ही तमाशा देखने वाली दुनिया हो गई खुद में ही बिजी। सच तो यही है कि जनाब, किसी को फर्क नहीं पड़ता औरों के गम और तकलीफ से। बात आई अपने पर तो वही लोग उस भीड़ में सहारा ढूंढते हैं जो खुद कभी इसी भीड़ में शामिल होकर न जाने कितनों को ऐसे देखकर छोड़ आए थे। रुद्र इस मतलबी दुनिया को देख हल्के से मुस्कुरा दिया, पर आंखें वो ना मुस्कुरा सकी और जो जम जम गए थे आंसू उनकी आंखों में बहकर जयवीर जी के चेहरे पर गिरने लगे। तभी रुद्र बोला, मैं अकेला रह गया पापा। आपने कहा था ना कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, हमेशा आप हो साथ। पर नहीं, आप भी छोड़कर चले गए क्यों? सिसकता था वो। रुद्र पर कोई फर्क नहीं था उसके पास जो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहे कि वो अकेला नहीं है, कोई है उसके साथ। पर नहीं, कोई भी नहीं था वहां। उसका दोस्त करण भी तो नहीं था उसके साथ। तभी एक आवाज आई, ओह, बहुत अफसोस हुआ जानकर कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। एक अफसोस भरी आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। तभी रुद्र ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने सिंघानिया खड़ा था। उसे देखते ही रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। तभी मोहित बोला, डैड, अब चलो भी, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। अब दूसरे को देख ले। गाड़ी में बैठे मोहित ने रुद्र को घूरते हुए कहा। रुद्र उसी पर उठकर मोहित की तरफ बढ़ने को हुआ, पर तभी कुछ देर पहले सबको रोक कर खड़े गुंडे ने उसे पकड़ लिया। मोहित उसे देख गाड़ी से बाहर आ गया, फिर एकदम से उसके सामने खड़े होते हुए बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? कुछ भी नहीं। इतना कहते ही मोहित के लब मुस्कुरा उठे और वो आंखों में सेट्स चढ़ाते हुए पलट कर चला गया। उसके साथ ही सिंघानिया भी चला गया। दोनों बाप बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रुद्र अपनी गुस्से से भरी आंखों से उन्हें घूर रहा था। जैसे ही गाड़ी रुद्र की आंखों से ओझल हुई, रुद्र अपने सामने खड़े गुंडे को जोर से धक्का दे दिया। वो गुंडा पीछे की तरफ लगभग गिर गया। ये देखते ही बाकी के गुंडों ने रुद्र को मारना शुरू कर दिया। रुद्र पहले ही बहुत थक चुका था अपने पापा को कंधे में डाले इतनी दूर आते तक, इसलिए वो उन गुंडों के सामने ज्यादा देर तक ना टिक सका। रुद्र को पीट पीट कर वे गुंडे वहां से चले गए। रुद्र वहीं निढाल सा पड़ा खुले आसमान को घूर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के किनारों से आंसू की बूंदें बहकर जमीन को गिला करने लगी। उसे इतनी चोट आई थी कि उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। उसकी पलकें भी बोझ जैसे होने लगी थी। तभी एक आवाज आई, आपको पता है, आपका आप जैसा भाई सबकी किस्मत में नहीं है। यू आर दी बेस्ट। रुद्र के कानों में रिद्धि की आवाज गूंज गई और रुद्र की बंद आंखें खुल गई। तभी रुद्र ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने पापा के पास आ गया। अपने पापा को ऐसे देख रुद्र तड़प कर रह गया। उसने अटैक से रुकवाई और अपने पापा को लेकर वो वहां से चला गया। लगभग 13 दिन बीत गए। रुद्र ने अपने पापा का अंतिम संस्कार कर दिया था और कर्ण को सिंघानिया ने कहाँ रखा था ये भी पता कर लिया था। 2 बार कर्ण की जगह बदली गई थी, जिस वजह से रुद्र को उसे ढूंढने में वक्त लग गया था। एक मीडियम साइज के कमरे के बीचों बीच कर्ण को बांध कर रखा गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी और शरीर पर जख्म
बेहिसाब थे। देखकर लग रहा था कि उसे कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। पर उसके बाद भी कर्ण किसी पत्थर की मूर्ति सा बैठा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। उसी कमरे के एक तरफ मौजूद सोफे पर मोहित नशे की हालत में बैठा कर्ण को घूर रहा था। कर्ण को देखकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कर्ण का खामोश रहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में उठा और अपने उसने अपने पास मौजूद लोहे की रॉड कर्ण की तरफ फेंक दी, पर वो कर्ण को नहीं लगी। तभी गुस्से से भरा मोहित वहां से चला गया। दूसरे दिन भी मोहित का यही सिलसिला था। रुद्र की पूरी कोशिश थी कि वो कर्ण को किसी तरह से वहां से निकाल ले, पर वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अगले दिन मोहित फिर कर्ण पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी सिंघानिया वहां आ गया और बोला, मोहित, तुम्हें अभी इसी वक्त नोएडा जाना होगा। सिंघानिया ने मोहित के पीछे आते हुए कहा। मोहित ने कहा, पर ये मोहित के हाथ अब तक रुक चुके थे और उसने कर्ण को घूरते हुए कहा। तभी सिंघानिया बोला, वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ पहले वहां वहां के इन्वेस्टर्स को संभालो। सिंघानिया ने कहा तो मोहित वहां से चला गया। उसके जाते सिंघानिया भी कर्ण को घूरते हुए वहां से निकल गया। वो एक फार्म हाउस जैसी जगह थी। सिंघानिया ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़े लोगों को कुछ इशारा किया तो उन्होंने अपना अपना सिर हिला दिया। कर्ण अंदर अकेला था। कुछ देर के बाद ही कुछ अजीब सी आवाज सुनकर कर्ण ने अपनी नजरें घुमाई। उसी पल कमरे में मौजूद खिड़की का दरवाजा हल्का सा खुला। कर्ण की आंखें सिकुड़ गई। तभी वो खिड़की पूरी तरह से खुला और एक साया तेजी से अंदर आया। कर्ण को उसे पहचानते देर नहीं लगी। वो रुद्र था। रुद्र ने कर्ण को रस्सियों से आजाद कर दिया और बोला, चल जल्दी यहाँ से, बाहर खड़े लोग इस फार्म हाउस को चलाने वाले हैं। कहकर रुद्र ने कर्ण को उठाना चाहा, पर कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। तब कहीं रुद्र का ध्यान कर्ण पर गया। इतनी बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया गया था। रुद्र ये देख फिर से टूट सा गया था, पर फिर भी उसने अपने भाव चेहरे पर आने नहीं दिए और बोला, मुझे पता है तू कमजोर है, ना ही तू हारा है, बस तू उस वक्त में रुक गया है जब तूने अपनी जिंदगी खोई। पर तुझे आगे बढ़ना है कर्ण, मेरे लिए और अपनी रिधि के लिए। रुद्र ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। ना चाहते हुए कर्ण की आंखें नम हो गई और वो वहां से जाने के लिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके खड़ा हो गया। तभी कमरे में धुआं बढ़ने लगा। तभी रुद्र बोला, लगता है सिंघानिया के लोगों ने बाहर से आग लगा दी, मतलब कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। चल जल्दी, कहकर रुद्र कर्ण को खिड़की के पास ले आया और बोला, चल पहले तू बाहर निकल। रुद्र ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा तो कर्ण बोला, पहले तू जा। इतनी देर में कर्ण ने ये एक ही वाक्य कहा था। रुद्र की आंखें नम हो गई और उसने नाराजगी से कहा, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चल जल्दी बाहर निकल, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। रुद्र की इस जिद के कारण कर्ण ने उसे कुछ पल घूर कर देखा। फिर रुद्र की मदद से पहले वो वहीं वहीं से निकल गया। उसके जाते ही कर्ण ने खुद की मदद की बाहर निकलने में, पर वो रुद्र की ज्यादा मदद ना कर सका। रुद्र खुद ही बाहर आ गया और फिर कर्ण को लेकर वो पीछे के रास्ते से अपनी बाइक तक पहुंच गया। कर्ण को पीछे बैठने का इशारा करके रुद्र ने बाइक स्टार्ट कर दी। कर्ण भी रुद्र को पकड़कर पीछे बैठ गया। कुछ देर के बाद रुद्र ने बाइक एक घर के आगे रोक दी। वो घर ना तो कर्ण का था और ना ही उसके खुद का। रुद्र बाइक से उतरने लगा, पर तभी उसने कर्ण का पूरा भार खुद पर महसूस किया और रुक गया। रुद्र ने किसी तरह कर्ण को संभाला और बाइक से उतर गया। बाइक से उतरते ही रुद्र ने कर्ण को भी बाइक से उतार दिया। कर्ण, जिसने ना जाने कितनी ही रात जागकर काट काट दी थी, रुद्र का साथ पाते ही बेफिक्री से सो रहा था। इतने दर्द में भी कहीं ना कहीं सुकून था उसके चेहरे पर, रुद्र के साथ होने का सुकून। रुद्र ने कर्ण को संभाला ही था, कितने में ही घर के बाहर काका आ गए, जो पहले कर्ण के लिए काम करते थे। कर्ण को ऐसे देखकर वो घबरा गए और कर्ण को अंदर ले जाने में उन्होंने भी रुद्र की मदद की। कर्ण अब भी नींद में ही था और एक कमरे के बेड पर लेट लेट गया था। डॉक्टर उसके जख्मों को साफ करके दवा लगा रहे थे। कर्ण को तो जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी और रुद्र के पास आकर, जख्म गहरे हैं, पानी पानी से
कुछ दिन दूर रहे तो बेहतर है और पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग सकता है, डॉक्टर ने कहा और दवाई की पर्ची रुद्र के हाथों में थमाकर वो वहां से चला गया। तभी रुद्र ने एक नज़र कर्ण की तरफ देखा, फिर वहां से बाहर चला गया। सुबह कर्ण की आंखें खुली तो अपने सामने रुद्र को देखते ही वो बेड से उठने लगा, पर रुद्र उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तुझे रेस्ट की जरूरत है। रुद्र ने कर्ण को लेटाना चाहा, पर कर्ण नहीं माना और बैठ गया। कुछ देर के बाद रुद्र ने काका से कहकर खाना मंगवाया और कर्ण को खिलाने लगा। कर्ण का मन तो नहीं था, पर रुद्र को मना भी नहीं कर पाया और उसे ही देखते उसने खाना खत्म किया। रुद्र ने उसे पानी पिलाया तो गिलास कर्ण ने थामते हुए कहा, अब इतना भी स्पेशल ट्रीटमेंट मत दे। कहकर कर्ण ने खुद ही पानी पी लिया। गिलास साइड में रखते हुए कर्ण ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये किसका घर है और अंकल कहाँ है? कर्ण का सवाल सुनते ही रुद्र खामोश हो गया। साइड में खड़े काका ने भी सिर झुका लिया। तभी कर्ण फिर बोला, बोलना। कहते हुए कर्ण ने अब रुद्र की तरफ देखा। रुद्र के एक्सप्रेशन से कर्ण एक पल को घबरा गया। कर्ण ने कहा, अब तू बोल रहा है या? कर्ण अभी कह ही रहा था कि रुद्र एकदम से उसके गले लगकर रो पड़ा और बोला, पापा भी मुझे छोड़कर चले गए यार, ये सब उस सिंघानिया। कहते कहते रुद्र चुप हो गया, पर कर्ण को तो समझना था। वो समझ चुका था। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। तभी रुद्र ने खुद को संभाला और तेजी से वहां से चला गया। कर्ण वहीं बैठा एकटक सामने दीवार को घूर रहा था। ऐसे ही दिन ढल गए और रात हो गई। घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। सब रात का खाना खाकर सो गए। काका अपने कमरे में तो वहीं रुद्र कर्ण के साथ। अगले ही दिन कर्ण और रुद्र की नींद काका की आवाज से खुली। कर्ण और रुद्र दोनों ही उठकर काका को देखने लगे तो काका ने उनकी तरफ अखबार बढ़ा दिया। रुद्र ने अखबार लिया और अपनी उन्हें आंखों से उसे एक नजर देखा, पर फ्रंट पेज पर छपे कर्ण की तस्वीर देखते ही रुद्र की नींद भाग गई। उसने हेडलाइन पढ़ी तो उसमें और भी गुस्सा आ गया, जिसमें लिखा था, SI कर्ण दीक्षित फरार। उसके बाद रुद्र ने आगे की न्यूज पढ़ी। रिमांड से छूटते ही SI कर्ण दीक्षित ने किया अपने ही जूनियर अफसर देवराज पर हमला। देवराज अब भी सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट है और अब कर्ण दीक्षित फरार है। ये न्यूज देखते ही रुद्र ने अखबार फेंक दिया तो कर्ण बोला, क्या हुआ? कर्ण ने रुद्र से पूछा तो रुद्र ने उसे सब बता दिया। तो कर्ण कहता है, ये देवराज को मारकर मुझे बसाने के प्लान में है। शायद सिंघानिया को पता चल गया है कि मैं वहां से निकल गया हूँ। कर्ण ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी रुद्र बोला, हमें देवराज को बचाना होगा ताकि वो सच्चाई बता सके। रुद्र ने कहा तो कर्ण ने नाराजगी से कहा, कोई जरूरत नहीं है। तभी रुद्र बोला, पर कर्ण। रुद्र ने कुछ कहना चाहा, पर कर्ण ने अपना मुंह फेर लिया और कड़े शब्दों में कहा, मर गया कर्ण उसी कोर्ट रूम में जहां उसे इंसाफ नहीं मिला। और अब ये डेविन सिर्फ कर्ण डेविन और अब ये डेविन उर्फ कर्ण अपने लिए इंसाफ मांगेगा नहीं, बल्कि अपने साथ इंसाफ करेगा। तभी रुद्र बोला, ठीक है जो मर्जी कर। अब से ये रुद्र भी मर गया और अब से ये गोल्डी उर्फ रुद्र भी अपने मन की करेगा। कहकर रुद्र वहां से चला गया। कर्ण ने जाते हुए रुद्र को देखा और फिर अपनी नजरें घुमा ली। पूरे दिन रुद्र घर नहीं आया तो कर्ण परेशान हो गया। रात को जब रुद्र घर आया तो कर्ण ने गुस्से में कहा, कहाँ था तू इतनी देर तक? तो रुद्र बोला, न्यूज बनाने गया था। कहकर रुद्र वहां से चला गया। कर्ण को रुद्र की बात समझ में नहीं आई। वो अभी भी जहां रुद्र गया था वहीं देख रहा था। अब कुछ देर के बाद रुद्र चेंज करके वापस आ गया और कर्ण के पास बैठकर उसने टीवी का रिमोट उठाया और न्यूज चला दी। उसमें न्यूज आ रही थी, मुझ पर हमला कर्ण सर नहीं बल्कि राका ने किया था। मैं उसे जब पकड़ने उसके अड्डे पर गया था तब ये सब हुआ, देवराज ने रिपोर्टर से कहा। ये देखते ही कर्ण ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र चुपचाप टीवी देख रहा था। कर्ण खामोशी से उठकर काका की मदद से वहां से चला गया। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। कर्ण खामोश था इसलिए रुद्र भी खामोश था, पर कर्ण ने सिंघानिया के लिए क्या क्या सोचा था ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। तभी कर्ण ने गुस्से में कहा, आज वो मोहित वापस इंडिया आ रहा है। रुद्र ने कहा, तो? रुद्र ने हैरानी से कहा। तभी कर्ण बोला, तो अब उसे मरना होगा। कर्ण ने
नफरत से कहा। तभी रुद्र कहता है, ये सब ठीक नहीं है कर्ण। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, पर तू उसके सामने नहीं जाएगा। तुझे मेरी रिधि की कसम, उसे सजा देने के लिए तू खुद पर कोई मुसीबत मोल नहीं लेगा। रुद्र ने कर्ण के कंधों पर पकड़ कसते हुए कहा। तभी कर्ण बोला, मैं उसे और सिंघानिया को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद उस वकील को भी मरना होगा। कर्ण ने बेहद ही नफरत से कहा। तो रुद्र बोला, करूं? रुद्र ने अपना मुंह खोला ही था कि उसे खुद पर कर्ण की घूरती नजर महसूस हुई, तो वो चुप हो गया। कुछ देर के बाद ही दोनों एयरपोर्ट पर थे, पर आज मोहित की जगह उसके दो भाई वापस इंडिया आए थे, जो बाहर अपनी पढ़ाई के लिए गए हुए थे। महेश और मोहन सिंघानिया दोनों ही अपने बड़े भाई के लाडले थे, और उनका भाई अपने पापा का लाडला था। मोहित के बदले उनके भाइयों को देखकर कर्ण उर्फ डेविन का बेहद गुस्सा आया। दूसरे दिन ही मोहित और महेश घूमने गए, और इत्तेफाक से वहीं रिधि और डेविन भी थी। उनकी हरकतें देखकर डेविन ने रुद्र को मैसेज करके बुला लिया। वो रुद्र को मैसेज मैसेज लिख कर रहा था कि तभी उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा, और उसी पल डेविन ने भी सामने देखा और अपना हाथ उठा दिया। डेविन को जरा भी अफसोस नहीं हुआ था उस पल में, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। अब तो उसे वैसे ही रुद्र और काका के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं था। अब हो गया है फ्लैशबैक खत्म। आपको समझ में तो आ गया होगा कि डेविन उर्फ कर्ण ने जिन दो लड़कों को आज पीटा था वो कौन है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने सीने पर रिधि की तस्वीर रखे ही गोल्डी सो चुका था। तभी डेविन उसके कमरे में आया। डेविन के हाथ से अब भी खून बह रहा था। वो आकर गोल्डी के बराबर लेट गया और उसके हाथ में अपना हाथ रख धीरे से बोला, माफ कर दे यार। अगले ही पल गोल्डी ने अपनी आंखें खोल ली, पर उसने डेविन की तरफ नहीं देखा, और साइड के ड्रावर से दवा निकाल कर उसने डेविन के हाथ को पहले कॉटन से साफ किया, फिर उस पर दवा लगा दी। डेविन ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक गोल्डी को ही देख रहा था, जो उसे बुरी तरह इग्नोर कर रहा था। तभी डेविन बोला, अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो ये दूसरा हाथ। डेविन अभी कह ही रहा था, तभी गोल्डी ने उसे घूर कर देखा, और तो डेविन चुप हो गया। इधर सिंघानिया गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा, और उसकी धमकी, ये सब याद करते ही उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक आवाज आई, सर। गार्ड की आवाज से सिंघानिया के कदम एकदम रुक गए, और उसने गार्ड की तरफ गुस्से से देखा। तभी गार्ड बोला, हमने काफी कोशिश की, पर पता नहीं लग रहा कि आखिर ये सब किसने किया है। गार्ड ने इतना ही कहा था कि सिंघानिया ने उसके पास आकर उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे वो किसी भी तरह मेरे सामने चाहिए, अगर मोहित को पता चल गया। सिंघानिया ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, क्या हुआ डैड? सिंघानिया ने अपनी नजरें गार्ड से हटाई तो उसकी नजरें सीधे मोहित पर पड़ी, जो बेहद ही सीरियस लुक के लिए अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले किसी तानाशाही की तरह लग रहा था। तभी सिंघानिया ने हैरानी से कहा, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? तभी मोहित बोला, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? मोहित ने सिंघानिया के पास आते हुए कहा। उसके पीछे एक सर्वेंट था जो उसका बैग लिए आ रहा था। मोहित की बात सुनते ही सिंघानिया हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी मोहित बोला, महेश और मोहन आए हुए हैं, इसलिए मैं भी आ गया, मोहित ने कहा, और सीधे उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। मोहित, सिंघानिया ने मोहित को आवाज दी, पर मोहित सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, बाद में डैड, कहकर मोहित वहां से चला गया। मोहित ने मोहन के रूम के बाहर पहुंचते ही मुस्कुरा कर दरवाजा खोला। अंदर ब्लैंकेट में मोहन लिपटा हुआ था, पर ऐसा लग रहा था वो अकेला नहीं है। मोहित को अजीब लगा। मोहित मोहित ने उसे आवाज दी। मोहित ने उसे आवाज दी। मोहित की आवाज सुनते ही मोहन ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। मोहन के पास ही महेश भी था। मोहित की आवाज सुनकर दोनों खुश हो गए और तेजी से जाकर उससे लिपट गए। मोहित भी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। फिर उसने उन दोनों को खुद से अलग करते हुए कहा, आज तुम दोनों साथ में कैसे? इतना सुनते ही महेश और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मोहित की तरफ देखा तो वो उन्हें ही देख रहा था। तभी मोहित की नजर अपने भाइयों के हाथ पर पड़ी तो वो बोला, क्या हुआ है? मोहित ने परेशान होते हुए कहा। अपने भाइयों के हाथ में बैंडेज देकर वो परेशान हो गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद महेश और मोहन ने मोहित को सारी बात बता दी। तभी मोहित ने गुस्से में पूछा, तुम्हें पता है वो कौन थे?
तो वो बोले, पता नहीं भाई, हमने उस टाइम उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उन दोनों में से एक ने दूसरे का नाम गोल्डी लिया था, बस वही याद है। मोहन ने कहा तो वो महेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तभी मोहित बोला, तुम दोनों रेस्ट करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहित ने अपने भाइयों को समझाते हुए कहा, पर भाई, महेश ने अपना मुंह खोला ही था कि मोहित की घूरती नजरें खुद पर महसूस हुई तो वो चुप हो गया। मोहित तेज कदमों से साथ रूम के बाहर चला गया। तभी महेश ने मायूसी से कहा, अब हमारी पार्टी का क्या होगा? तभी मोहन बोला, तू तो इससे कह रहा है जैसे भाई ने हमें पहली बार मना किया है, हमेशा की तरह आज भी रात में भाग जाएंगे। मोहन ने कहा तो महेश परेशान होते हुए बोला, पर हम पर अटैक हुआ है। तभी मोहन बोला, हाँ तो इस बार गार्ड को चकमा नहीं देंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। मोहन ने कहा तो महेश ने उसकी तरफ खुश होकर देखा, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। इधर मोहित ने अपने डैड से गुस्से होते हुए कहा, आपने मुझसे आखिर ये सब बात कैसे छुपाई? अगर छुपाई भी तो अब तक कुछ किया क्यों नहीं? तभी सिंघानिया बोले, वो दोनों कौन थे? कहाँ से आए और कहाँ गए? पता ही नहीं चला। तो वो तो बाहर के कैमरे से भी दूर थे जब इन्होंने महेश और मोहन को बाहर छोड़ा। सिंघानिया ने कहा, वो भी कम गुस्से में नहीं थे। अब मोहित गुस्से से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी ने डेविन के पास आकर कहा, मोहित वापस आ गया है, पता है? देवी ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी नजरें अपने हाथ में मौजूद ब्लड पर थी। गोल्डी ने डेविन के हाथ से ब्लड ले ली और कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? डेविन ने गोल्डी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे पता तो चल गया ना? इतना कहकर उसने गोल्डी के हाथ से अपना ब्लेड लिया और अपने गले में पहने चेन में मौजूद डी लेटर के लॉकेट के साथ ही उस ब्लेड को भी उस चेन में फंसा लिया। अब तभी गोल्डी ने डेविन को टोका, अब कहाँ जा रहे तू? तो डेविन बोला, सुकून की तलाश में। इतना कहकर डेविन वहां से चला गया और गोल्डी ने मायूसी से अपना सर हिला दिया। वो भी डेविन के पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि बोली, थैंक यू भाई। रिद्धि ने मोबाइल की स्क्रीन ठीक होते ही सामने खड़े लड़के से कहा, जो उससे कम उम्र का था। तभी रिद्धि ने अपने बैग की पॉकेट से पैसे निकाल कर दिए और अपने मोबाइल के कैमरे को चेक करते हुए आगे बढ़ गई। वो मॉल के शॉप में थी और बाहर निकल गई थी। रिधि अभी कुछ ही दूर चली थी कि अचानक सामने से आते शख्स से टकरा गई और उसका मोबाइल उसके हाथ से स्लिप हो गया। एक बार फिर उसका मोबाइल नीचे गिरा था। रिधि बस अपने मोबाइल को ही घूर रही थी, तभी एक आवाज आई, सॉरी। एक अनजान सी आवाज से रिधि ने गुस्से से अपना चेहरा उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने मोहित खड़ा था। उसने उसी एरोगेंसी लुक में मोहित ने जैसे ही रिधि की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए वो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाया, क्योंकि रिधि सलवार सूट पहने बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब डेविन और गोल्डी भी वहां पहुंच चुके थे। वो दोनों मोहित के पीछे थे। डेविन की नजर जैसे ही रिधि पर पड़ी, उसने गुस्से में कहा, ये यहाँ क्या करी है? तभी गोल्डी ने मोहित के एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए कहा, ये कभी कभी नहीं सुधर सकता। तभी डेविन की नजरें भी मोहित पर टिक गई, जिसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। उधर मोहित रिधि से कहता है, सॉरी, वो ध्यान नहीं था इसलिए। मोहित ने अपनी आंखों से सैर हटाते हुए अभी कह ही रहा था कि इतने में ही रिधि ने उसे गुस्से में टोका, तो आंख पर पर्दा डालकर क्यों चल रहे हो? मेरा मोबाइल खराब कर दिया। रिधि ने गुस्से से मोबा मोहित से कहा और अपना मोबाइल उठा लिया। अब रिधि गुस्से में वहां से जाने लगी तो मोहित ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। तो रिधि के कदम रुक गए और उसने अपनी नजरें मोहित पर टिका दी, मानो कहना चाहती हो, अब क्या हुआ? तभी मोहित बोला, तुम इस शॉप से कोई भी मोबाइल ले लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। मोहित के इतना कहते रिधि का गुस्सा और बढ़ गया और वो ठीक मोहित के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुमसे पैसे लेने के लिए तुमसे टकराई या नया मोबाइल लेने के लिए? पैसे मेरे पास भी बहुत है, वो भी खुद के। समझ में आई बात? इतना कह कर रिधि अपने बैग की पॉकेट में हाथ डाला तो कई सारे नोट उसके हाथ में आ गए, जिसमें कुछ 2,000 के नोट थे तो कुछ 500 के। वहीं दूसरी गोल्डी मोहित से कहता है, सच में इसके पास तो बहुत पैसे हैं, लगता है ये सारे पैसे इसके मुंह पर मारेगी। गोल्डी ने सामने देखते हुए कहा। तभी डेवी ने भी चिढ़कर कहा, फिर तो
इसमें बड़ी बेवकूफ लड़की कोई नहीं होगी जो इस पर इतने पैसे फेंक दे। इधर मोहित खामोशी से खड़ा रिद्धि को ही निहार रहा था। रिद्धि ने वो पैसे वापस रख लिए और अपनी दूसरी पॉकेट में देखने लगी, पर वहां भी बड़े बड़े नोट थे। तभी रिद्धि बोली, 1 मिनट। हाँ। रिद्धि ने मायूसी से मोहित से टाइम मांगा तो मोहित ने अपना सिर हिला दिया। फिर रिद्धि वापस उसी मोबाइल के शो पर चली गई जहां से वो अभी बाहर निकली थी। वहीं मोहित और उसके गार्ड्स वहीं खड़े थे। गोल्डी और डेविन भी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी डेविन ने हल्के गुस्से में कहा, ये बेवकूफ लड़की ये आखिर कर क्या रही है। तभी उन्हें रिद्धि वापस आती हुई दिखी, पर उसका मोबाइल उसके हाथ में नहीं था। रिद्धि मोहित के सामने आई और उसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धि के नाजुक से हाथ का स्पर्श पाते ही मोहित के लब हल्के से मुस्कुरा उठे। रिद्धि ने मोहित का हाथ अपने सामने किया और उसमें एक का सिक्का रखते हुए उसने उससे कहा, तुम बस इसी लायक हो। तुम्हारे ऊपर तो मैं अपना 1 रुपया भी खर्च ना करूं, पर तुम्हारे पैसे का घमंड है ना, तो उसके लिए 1 रुपये रख लो, टॉफी खाना। रिद्धि ने कहा और अपने सामने आई हुई एक लट को उसने एक फूंक से साइड किया और वहां से दूसरी तरफ चले गए। वहीं मोहित ने अपने हाथ में मौजूद रिद्धि के दिए उस 1 रुपये के सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए गुस्से में अपने गार्ड से कहा, आज ये लड़के मुझे मेरे होटल रूम में चाहिए। इतना कहकर मोहित ने अपनी आंखों में सेठ चढ़ाई और गुस्से में आगे बढ़ गया। एक गार्ड को छोड़ बाकी सब मोहित के पीछे चले गए। वहां रुका एक गार्ड रिद्धि जिस तरफ गई थी उसी तरफ चला गया। तभी डेविन मोहित के पीछे जाने को हुआ तो गोल्डी ने उसे रोकते हुए कहा, डेविन वो लड़की। डेविन के कदम रुक गए और उसने उस तरफ देखा जहां मोहित मोहित का एक गार्ड गया था। डेविन ने एक गहरी सांस ली और वो फौरन उस गार्ड के पीछे चला गया। डेविन के जाते ही गोल्डी के लब मुस्कुरा उठे। इधर रिधि अपनी शॉपिंग में बिजी थी। वहीं वो गार्ड लगातार रिधि पर अपने नजरें बनाए हुए था। वैसे वो इस वक्त पब्लिक प्लेस में खड़ी थी। रिधि ज्वेलरी शॉप में खड़ी अपने लिए ब्रेसलेट देख रही थी। वो ब्रेसलेट को देखती, अगर उसे ब्रेसलेट पसंद नहीं आता तो उसे रखकर वो अजीब सा मुंह बना लेती। तभी गोल्डी बोला, इस लड़की की हरकतें कितनी क्यूट है ना। गोल्डी ने रिधि की तरफ देखते हुए कहा। तभी डेवी ने चिढ़कर कहा, अपनी बकवास बंद कर, उसे तो बस यहाँ ये सब देखकर चिढ़ सी मच रही है। डेविन की नजरें ज्यादातर सिर्फ उस गार्ड की हरकत पर थी जो रिधि को घूर कर देख रहा था। अचानक रिधि की नजर एक सिंपल से ब्रेसलेट पर पड़ी जिसका डिजाइन तो यूनिक था, साथ ही बेहद ही सिंपल भी था, बिल्कुल उसके पसंद की तरह। रिधि ने वो सिल्वर का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया और अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल से उसने उसका प्राइस पूछा। फिर पे करके वो जैसे ही पलटने को हुई उसके कदम ठिठक गए। उसकी नजरें सामने आईने पर टिक गई जहां से उसे डेविन का अक्स नजर आ रहा था। ना चाहते हुए भी रिधि के हाथ उसके गाल पर चले गए और थप्पड़ वाला मंजर एक और बार रिधि की आंखों के सामने घूम गया। रिधि ने अजीब सा मुंह बना लिया और पलट कर दूसरी शॉप में चली गई और डेविन को अपने पीछे आते देख उसने रास्ता बदल लिया। अब रिधि जहां जाती वहां डेविन को आते देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब रिधि वहीं एक शॉप के बाहर खड़ी हो गई। उसके कुछ दूर गार्ड खड़ा था जो अब तक रिधि की वजह से परेशान हो चुका था। तो वहीं डेविन भी गुस्से से गोल्डी को घूर रहा था। ये देखते कि गोल्डी दूसरी तरफ चला गया तभी रिधि डेविन की तरफ पलटी। डेविन ने फौरन अपनी नजरें फेर ली और अपना फोन निकाल कर वो उस पर कुछ टाइप करने लगा। तभी उसे उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं कहते हुए डेविन तेजी से पलट गया, पर अपने सामने रिधि को देखते ही उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। रिधि का हाथ अब भी डेविन के कंधे पर ही था। डेविन ने अपने दांत पीस लिए और उसका हाथ गुस्से से दूर झटक दिया। डोंट यू डे डोंट यू डेयर टच मी। तभी रिधि बोली, तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, मैं नहीं, और ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि वो तुम हो नहीं। शरीफ लड़के सुंदर लड़कियों का पीछा नहीं करते, रिधि ने डेविन को घूरते हुए कहा। तभी डेविन ने फौरन उस पर से अपनी नजरें हटाई और बोला, निकलो यहाँ से। कहकर डेविन गुस्से में वहां से चला गया। रिधि ने भी गुस्से में अपने पैर पटके और पार्किंग साइड चले गए अपनी स्कूटी लेने। डेविन ने दूसरी तरफ चला गया। गोल्डी तो पहले ही उससे अलग हो गया था, इसलिए डेवी ने गोल्डी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही गोल्डी ने कुछ कहने से पहले ही डेवी ने कहा, कहाँ है तू? तो गोल्डी बोला,
गाड़ी में बैठा हूँ। गोल्डी ने इतना ही कहा था कि उसकी नजर सामने रिद्धि पर पड़ी और उसके ठीक सामने आते मोहित के गार्ड पर, जिसके हाथ में शायद कोई पिन जैसी चीज थी। सिट एकदम से गोल्डी के मुंह से निकला और उसने बिना कुछ कहे कॉल एंड कर दिया। दूसरी तरफ कॉल के अचानक एंड होते ही डेविन भी तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। पार्किंग साइड ज्यादा लोग नहीं थे। रिद्धि अपनी ही धुन में बैग की पॉकेट से अपनी स्कूटी की चाबी निकालने लगी। कुछ कदम और चलते ही वो अपनी स्कूटी के सामने खड़ी हो गई। रिधि ने स्कूटी में चाबी लगाई और फिर स्कूटी में लगे मिरर पर उसने खुद को देखना चाहा, पर तभी उसे शीशे में उसके पीछे आता आदमी दिखा, जो हाथ में कोई सीरीज थामे हुए था। रिधि झटके से पलटी। तब तक गोल्डी वहां पहुंच चुका था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, रिधि ने सामने मौजूद गार्ड का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और अपने घुटनों से उसके पेट पर लगातार 2 बार वार किया। गार्ड दर्द से तड़प उठा और उसके हाथ से सीरीज भी छूट गई। तभी गोल्डी ने मुंह खोले हैरानी से रिधि को ही देख रहा था, पर अगले ही पल उसकी हैरानी मुस्कुराहट में बदल गई। गार्ड ने घूर कर रिधि की तरफ देखा तो रिधि ने एक गुस्सा उसके मुंह पर चढ़ दिया। उस गार्ड को ना ना तो कुछ करने का मौका दिया, ना ही बचने का। उसे क्या पता था कि ये पतली सी दिखने वाली लड़की असल में कितनी डेंजर है। रिधि ने अपने हाथ झाड़े और वापस अपनी स्कूटी की तरफ घूम गई, पर अगले ही पल वो वापस घूमी क्योंकि कुछ दूर पर ही डेविन खड़ा था। डेविन तेजी से रिधि के पास आ गया था। ये देखते ही रिधि के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। इससे पहले रिधि की स्माइल बड़ी होती, डेविन सीधे गोल्डी के पास जाकर बोला, तूने मेरा कॉल कट क्यों किया? तो गोल्डी ने सीधे उस गार्ड की तरफ इशारा कर दिया, जो छटपटाते हुए नीचे पड़ा था। तभी डेविन ने हैरानी से कहा, इसे तूने मारा? तभी एक आवाज आई, इसे मैंने मारा है। रिधि ने अपने हाथ बांधते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। तो डेविन बोला, फिर तो हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। डेविन ने बिना किसी भाव के कहा और गोल्डी को वहां से ले जाने लगा। तभी रिधि ने चिढ़कर कहा, इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कि किसी को भी मार दूं। पर डेवी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रिधि ने अपने सामने पड़े गार्ड को लात मारकर साइड किया और फिर अपने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। रिधि ने गुस्से में डेविन को घूरते हुए अपनी कंप्लेंट फोन पर ही लिखवाई और अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल गए। इधर गोल्डी ने गाड़ी में डेविन के बगल में बैठते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहा था? तुझे तो अब पुलिस वालों से चिढ़ थी ना? तभी डेविन बोला, अगर मैं नहीं कहता तो वो कंप्लेंट नहीं करती और वो गार्ड उसे गलत इल्जाम लगाकर फंसा सकता था। डेवी ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो तभी गोल्डी ने सोचते हुए कहा, पर पुलिस वाले तो उससे मिले हुए हैं। तो डेविन बोला, सारे एक जैसे नहीं है। डेविन ने कहा और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। रिधि भी बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई। रिधि अपने कपड़े चेंज करके आई ही थी कि इतने में उसका फोन रिंग करने लगा। रिधि ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर पापा लिखा फ्लैश हो रहा था। तो एक उदास रिधि के चेहरे में समा गई। रिधि ने कॉल रिसीव किया। इससे पहले रिधि कुछ कहती, सामने से गुस्से भरी आवाज उभरी, आखिर तुम चाहती क्या हो? हर जगह मेरा नाम बदनाम कर रखा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रिधि संभल जाओ और चुपचाप वापस घर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? रिधि खामोशी से सब सुन रही थी। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, अभी वो नादान है, आप माफ। इस आवाज के बाद जोर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई और कॉल एंड हो गया। रिधि की आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन एक साइड रखकर वहीं बैठ गई। वो रिधि के कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजी, तुम अब यहाँ आना भी मत कभी। यहाँ इंसान नहीं सिर्फ जानवर रहते हैं। रिधि ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और जोर से रो पड़ी। अब कुछ देर के बाद ही रिधि एकदम नॉर्मल हो गई और अपनी स्कूटी लिए वो अभी बाहर जा ही रही थी। तभी मीनाक्षी ने आकर उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, आज मैं भी तेरे साथ क्लब चलूंगी। रिधि ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों ही क्लब की तरफ बढ़ गए। साई नाइट क्लब। मोहित के भाई महेश और मोहन अभी तक आए क्यों नहीं? आज तो पार्टी देने वाले थे वो दोनों। एक लड़के ने कहा। वहां 4 लड़के खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, वो देखो आ गए वो दोनों। दूसरे लड़के ने एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा तो बाकी सभी उसी तरफ देखने लगे। तभी मोहन और महेश ने एकदम हीरो की तरह एंट्री ली, पर तभी एक लड़का जिसका ध्यान उन पर नहीं था
वो महेश से टकरा गया। सॉरी, उस लड़के ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी मोहन ने उसे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया जो उसके पास थे। उसका ध्यान उन्हीं पर चला गया। लड़के ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए तो मोहन ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हमने माफ करना ही नहीं बल्कि सजा देना सीखा है, और ये सजा तो बहुत कम है। तभी सामने खड़े लड़के को मोहन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने उस पर हाथ उठा दिया। पर इससे पहले वो लड़का मोहन को छू भी पाता, उसके गार्ड्स ने आकर उसके उस लड़के को पकड़ लिया और बाहर ले गया। इधर महेश और मोहन वापस से अपने दोस्तों के पास चले गए। बाहर गार्ड्स उस लड़के को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहे थे और वो लड़का छटपटाता हुआ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस गार्ड्स में से एक का फोन बजा तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। उधर से एक अनजान सी आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक अनजान आवाज सुनते ही गार्ड्स ने नजरें उस तरफ की तो उसके सामने रिधि खड़ी थी और उसके पीछे मीनाक्षी उसे ही घूर रही थी। मीनाक्षी कितना भी मना कर ले रिधि को कि वो किसी के मैटर में ना पड़े, पर रिधि तो रिधि थी। जब तक एक आधा पंगा ना कर ले किसी के साथ उसे सुकून नहीं मिलता था। तभी गार्ड बोला, ये हमारा मैटर है। उन गार्ड्स में से एक ने कहा तो रिधि बोली, तो अपने मैटर अपने घर पर सॉल्व आउट किया करो ना उल्लू के पट्टो, यूं पब्लिक में पब्लिसिटी करना जरूरी है क्या? रिधि ने उन्हें घूरते हुए कहा। फिर आगे उन्हें लगभग ऑर्डर देते हुए बोली, चलो अब छोड़ो उसे, एक अकेले बंदे को परेशान करते हुए शर्म नहीं आए? चलो निकलो यहाँ से। गार्ड्स रिधि को घूर रहे थे और पीछे खड़ी मीनाक्षी बस उसे खींच कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर रिधि वहां से नहीं हिली। जिस गार्ड ने फोन कान से लगा रखा था, अचानक उसके कान में मोहित की आवाज पड़ी, इस लड़की को अभी के अभी मेरे सामने लाओ। इतना कहते ही मोहित ने कॉल कट कर दिया। तभी मोहित ने फोन रखते ही अपने गार्ड को फिर से कॉल करके पूछा, मॉल वाली लड़की का क्या हुआ? तभी गार्ड बोला, सर वो लड़की भाग गई। उसने गार्ड पर हमला भी कर दिया और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी, सामने से एक गार्ड ने कहा। तभी मोहित ने सीरियस टोन में पूछा, कहाँ है वो गार्ड? वो हॉस्पिटल में, सामने से जवाब आया। तो मोहित बोला, खत्म कर दो उसे। मोहित ने अपना ऑर्डर दिया और कॉल एंड कर दिया। मोहित अब अपना फोन अपने हाथ में घुमाने लगा और बोला, एक से तो बच गई हो तुम, पर अब नहीं बचोगे। मोहित ने एक अजीब स्माइल के साथ कहा। तभी एक आवाज है, मैं आइकमिन सर। बाहर से एक प्यारी सी आवाज है, कम इन। मोहित ने कहा। अगले ही पल एक लड़की हाथों में फाइल का ढेर सारी लिए उस लड़की ने सारी फाइल्स मोहित के सामने रख दी, पर मोहित का ध्यान अब फाइल्स की जगह उस लड़की पर था। अपना काम करने के बाद वो लड़की वहां से जाने लगी थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उस लड़की ने दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो चुका था। तभी वो लड़की बोली, सर ये डोर लॉक हो गया है। कहते हुए वो लड़की पलटी और पीछे मोहित खड़ा था। मोहित को देखते ही उस लड़की की सांसें अटक गई। तो मोहित बोला, तुम्हें पता है ना कि गर्ल्स स्टाफ मेरे केबिन के करीब नहीं आती। मोहित ने उस लड़की के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। तभी उस लड़की ने घबरा कर कहा, सॉरी सर। तभी मोहित बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही मोहित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वहीं दूसरी तरफ फोन कटने के बाद उस गार्ड्स ने बाकी के सभी गार्ड्स को मोहित के ऑर्डर के बारे में बता दिया। गार्ड्स ने उस लड़के को छोड़ दिया। वो लड़का गुस्से से उन गार्ड्स को घूरते हुए वहां से चला गया। उस लड़के के जाते ही मीनाक्षी ने फिर से रिधि को पिंच किया, तो अब की बार रिधि उसके साथ जाने के लिए पलट गई। रिधि के पलटते ही पीछे से एक गार्ड ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीनाक्षी और रिधि आगे बढ़ गए। मीनाक्षी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, तुझे क्या जरूरत थी बीच में टांग अड़ाने की? तो रिधि बोली, कुछ हुआ तो नहीं ना, तो चिल कर, समझी? रिधि ने कहा तो मीनाक्षी ने मुंह बना लिया। तो रिधि बोली, अब चल, तेरे फ्रेंड्स तेरा वेट कर रहे होंगे। रिधि ने फिर कहा तो मीनाक्षी हैरानी से बोली, तुझे कैसे पता? तो मीनाक्षी बोली, क्योंकि तू कभी खुद से क्लब जाए ये होगा नहीं। जरूर तेरे नमूने दोस्तों ने ही तुझे बुलाया होगा, वो भी ब्लैकमेल करके। रिधि ने मुस्कुरा कर कहा तो मीनाक्षी का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ गार्ड ने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए सामने देखा तो सामने ब्लैक जींस ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक हुडी पहने हुए एक लड़का खड़ा था। तभी उस गार्ड ने अपने साथी को इशारा करके रिधि को पकड़ने के लिए कह दिया। तो गार्ड्स क्लब की तरफ बढ़ गए जिस तरफ रिधि गई हुई थी, पर कुछ कदम के बाद ही उस लड़के ने सारे गार्ड्स को वहां से पीछे की तरफ धकेल दिया। वो गार्ड्स एकाएक नीचे गिर गए। उस लड़के के
धकेलने से गार्ड्स नीचे गिर गए। नीचे कांच के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे, जो कि उसके पीछे खड़े गोल्डी ने बिखेरे हुए थे। तभी गोल्डी ने उस लड़के से कहा, चल यहाँ से, जो कि सामने खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि डेविन था। डेविन ने गोल्डी को घूर कर देखा तो उसने फौरन कहा, अब क्या हुआ? तू देखना, ये यहाँ से उठ भी नहीं पाएंगे। अब चल। कहते हुए गोल्डी डेविन के पास आ गया। डेविन ने एक नज़र उन गार्ड्स की तरफ देखा तो वो सच में उठने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। वो गार्ड्स जब भी हाथ के सहारे उठने की कोशिश करते तो हाथ में कांच चुभ जाते और वो उठने में नाकाम हो जाते। वो वहां आस-पास देखने लगे कि कोई तो हो मदद के लिए। वो जिस जगह पर थे वहां कोई आ जा भी नहीं रहा था। तभी डेवी ने अपना सिर झटक दिया और गोल्डी के साथ क्लब के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ महेश और मोहन लेट आए थे, इसलिए उनके दोस्त बोले, तुम दोनों ने इतनी देर क्यों कर दी? मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए मृगाल ने कहा, सैम जे, विक्की और नीलेंद्र, ये चार रुपेंद्र और रुपेश के इंडियन दोस्त थे। चारों की फैमिली रिच और शहर में फेमस थी, इसलिए सब साथ थे। छोटे लोगों से दोस्ती करना भी उनके शान के खिलाफ था। दोस्तों दोस्तों के पूछने पर मोहन की जगह महेश ने कहा, भाई को मनाने में देर हो गई। तो उन चारों ने उन्हें और कुछ नहीं कहा और अपनी बातों का रुख ही बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ रिधि मीनाक्षी से कह दिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब तुम्हें ये जगह पसंद ही नहीं है तो। रिधि ने क्लब में एंट्री लेते हुए कहा। तभी मीनाक्षी बोली, फ्रेंड्स, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को कभी भी नाराज नहीं कर सकती। मीनाक्षी ने कहा तो रिधि मुस्कुरा दी। तभी मीनाक्षी ने फिर कहा, और तुम्हारे यहाँ आने की कोई वजह? तभी रिधि बोली, वजह वजह तो बहुत सिंपल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी अपना नहीं है और यहाँ जाती हूँ ये समझ कर कि ये सब अपने हैं। अभी तुमने बाहर देखा ना, अब तुम ही बताओ, कोई तुम्हारे अपने के साथ बुरा करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। बस सिंपल सी बात है, सबको अपना समझो तो सब अपने लगते हैं। रिधि ने मुस्कुरा कर कहा। वो अभी आगे कुछ और भी कहती पर तभी उसकी नज़र डेविन पर पड़ी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चले गए। अब उसका ध्यान मीनाक्षी पर रत्ती भर भी नहीं था। वो एकदम से चुप हो गई और मन उसका क्या रिधि ने डेविन को घूरते हुए मन ही मन कहा, पहली बार किसी ने रिधि पर हाथ उठाया, इसका इनाम तो मैं तुम्हें ये रिधि देकर ही रहेगी। यू मिस्टर घमंडी। रिधि रिधि को खामोश देख मीनाक्षी ने उसे हिलाया तो रिधि अपने ख्यालों से बाहर आ गई और बोली, तू अपने फ्रेंड के पास जरा, मुझे मेरा अपना कोई मिल गया है, मैं जरा उसे रिधि स्टाइल में हेलो हाय करके आती हूँ। रिधि ने मीनाक्षी से कहा तो उसने फौरन हामी भर दी। मीनाक्षी अपने फ्रेंड्स के पास चली गई और रिधि डेविन के पास। सलवार सूट पहने रिधि वहां सबसे अलग और क्यूट लग रही थी। बालों की हाई पोनी भी उस पर खूब जच रही थी। रिधि जाकर डेविन के पीछे खड़ी हो गई और गोल्डी डेविन के सामने खड़ा था, पर उन दोनों की नजरें महेश और मोहन के साथ उनके चार दोस्तों पर थी। वे सभी फ्लोर पर डांस के नाम पर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जो होश में थी वो दूर हो जाती, पर जो नशे में थी उनका वे लोग और ज्यादा फायदा उठा रहे थे। रिति का ध्यान तो सिर्फ डेविन पर ही था। उसने बगल में खड़े लड़के से उसका ड्रिंक ले लिया। वो लड़का रिधि का चेहरा देखने लगा तो रिधि ने उसे एक प्यारी सी स्माइल दे दी। वो लड़का भी मुस्कुरा दिया तो रिधि आगे बढ़ी और सीधे जाकर डेविन से टकरा गई। उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक डेविन के ऊपर गिर गई। डेविन ने फौरन पलट कर देखा तो रिधि एकदम से उसके ऊपर गिर गई और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी हो। डेविन ने रिधि को संभाल लिया तो रिधि ने फौरन उसकी बाहें पकड़ ली और अपनी पलकों को बार बार ऐसे झपकाने लगी जैसे वो नशे में चूर है। डेवी ने झटके से रिधि को छोड़ दिया और रिधि नीचे गिर पड़े। डेवी ने रिधि को घूरते हुए कहा, ऐसी ही लड़कियां लड़कों को बहलाती है, क्या जरूरत होती है ऐसी जगहों पर अकेले आकर इतनी ज्यादा पीने की कि संभले ही ना। डेवी ने गुस्से में कहा और जाने लगा। तभी गोल्डी बोला, डेविन ये तो वही लड़की है। गोल्डी ने रिधि को पहचान लिया था पर डेवी ने उसका चेहरा देखा नहीं था। गोल्डी की बात सुनते ही डेवी ने वापस रिधि की तरफ देखा। उसे देखते ही वो चिढ़ गया, ये लड़की भी मोहित के टाइप की होगी, तू छोड़ इसे, ये खुद को संभाल लेगी, कहकर डेविन गोल्डी को खींच कर दूसरी तरफ ले गया। वही रिधि कह रही थी, निर्जल, निर्लज, दुष्ट, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी हिंदी याद दिला दी। इतनी जोर से कोई नाजुक सी लड़के को गिराता है क्या भला?
रिद्धि नीचे पड़ी डेविन को कोस रही थी और वो ये भूल गई थी कि वो इस वक्त जमीन पर पड़ी है। तभी एक आवाज है, हे क्या हुआ तुम्हें? आखिर रिद्धि को किसने आवाज लगाई थी? मोहित और उसके भाइयों में कैसे बदला लेंगे डेविन और गोल्डी? आज इस क्लब में क्या होने वाला है? क्योंकि रिद्धि, डेविन व गोल्डी और साथ में मोहित के दो लफंगे भाई आए हुए थे। और वहां उधर मोहित के ऑफिस में उस लड़की का क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 4 जरूर देखना। जो कि ये जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।